नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप। साथ आपके मैं हूं ज्योति आर्या। गाजियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी सीईएल के स्वर्ण जयंती समारोह का भव्य आयोजन हुआ। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अत्याधुनिक डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। ये कदम उत्तर प्रदेश को तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी सीईएल ने अपने 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीईएल और ईएसडीएस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित टियर 3 ग्रीन डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। समारोह में उत्तर प्रदेश के आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री सुनील कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। ये डेटा सेंटर डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि यह डेटा सेंटर उत्तर प्रदेश की तकनीकी और औद्योगिक प्रगति का प्रतीक है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 के विकसित भारत के विजन को दोहराते हुए कहा कि ऐसे संस्थान भारत को आत्मनिर्भर और वैश्विक मंच पर सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। पिछले 8 वर्ष में हमें 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 50 लाख निवेश के प्रस्ताव में से 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को हम लोगों ने ग्राउंड ब्रेकिंग करके उनमें से अधिकतर को प्रोडक्शन के साथ भी जोड़ दिया है, जिनमें प्रोडक्शन भी प्रारंभ हो चुका है। और प्रत्येक सेक्टर की जो अलग अलग हमारी सेक्टोरियल पॉलिसीज हैं, उनके अपने पॉलिसीज के माध्यम से उन उद्यमियों को हमने जोड़ा है। सरकार समय पे पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों ने उन्हें निवेश मित्र के माध्यम से सिंगल विंडो की सुविधा भी प्रदान की है। इंसेंटिव भी हम उनके माध्यम से उसे उपलब्ध करवा रहे हैं। एमओयू मॉनिटरिंग का भी हमारा एक सेल है, जो इन सभी चीजों की क्लोज मॉनिटरिंग करते हुए सारी समस्याओं का समाधान करते हुए प्रोडक्शन प्रारंभ होने पर इंसेंटिव भी उसके अकाउंट में हम लोग सीधे भेजते हैं। वहां उन्हें किसी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और आज इसी का परिणाम है कि नया भारत बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके जब अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है, तो उत्तर प्रदेश ने भी इस बात को तय किया है कि विकसित भारत के प्रधानमंत्री जी के इस अभियान का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश एक आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से भारत की ग्रोथ इंजन की भूमिका को निर्वहन करने में अपना योगदान दे। 17 में उत्तर प्रदेश, जैसा कि हमारे मंत्री श्री सुनील शर्मा जी बता रहे थे, एक बीमारू राज्य माना जाता था। हमारे बारे में परसेप्शन बहुत खराब था और उस दौरान हम लोगों को यह लगता था कि उत्तर प्रदेश जिस पहचान के संकट से गुजर रहा है, यह स्वयं के लिए तो अपनी चुनौती थी ही, लेकिन देश के विकास का भी एक बैरियर बन गया था उत्तर प्रदेश। आज जिस गाजियाबाद में है, सीएल के लोग इस गाजियाबाद की 8 वर्ष पहले की छवि को जानते होंगे। उस समय क्या दृश्य था और आज बदले हुए प्रवेश में मैं बार बार उत्तर प्रदेश वासियों से कहता हूं कि आप उत्तर प्रदेश से बाहर अब जाते होंगे। 8 वर्ष पहले जाते थे तो आपको देख करके, नाम सुन करके लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज जब आप किसी के पास जाएंगे तो उसका चेहरा आपसे बात करते हुए खिल उठेगा कि अच्छा उत्तर प्रदेश के हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सीईएल की 50 सालों की उपलब्धियों की सराहना की और डेटा सेंटर को डिजिटल क्रांति का नया अध्याय बताया। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा ने सीएम योगी और पीएम मोदी की इस पहल की जमकर सराहना की। ये सोलर सेल 1977 में बना। बहुत सारे कम लोगों को इस बात की तरफ ध्यान होगा कि 1977 में जब भारत का सबसे पहला सोलर सेल बना तो किसी को ये गुमान ना था, समझ नहीं थी कि सोलर एनर्जी होती क्या है।
और ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, ना उसका कॉन्सेप्ट था ना उसकी समझ थी। और मैं उस दिन कह रहा था कि अगर आप पिछली अखबारें भी देखेंगे तो कहीं भी अखबार में इसकी खबर ना छपी होगी। 1977 की एक ही खबर छपती थी, जनता पार्टी की सरकार बन गई, इंदिरा जी की सरकार हट गई, फिर मोरारजी जी की सरकार आई, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। सारा साल अगर आप आर्काइव में देखें तो समाचार पत्रों में है, यानी उतनी जागरूकता का वो दौर नहीं था विज्ञान के प्रति, नवाचार के प्रति। और उस समय इस संस्थान में इतनी दूरंदेशी से सोलर सेल इजाद हुआ था। मेरी कई बार इनसे जैन साहब से मीटिंग हुई, मैं इनसे कहता रहता हूं कि आप करिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी बिल्कुल खजाना खोल के बैठे हैं कि आओ उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाइएगा, काम करिएगा, लोगों को रोजगार दीजिएगा और देश के राष्ट्र के विकास में जो माननीय मोदी जी का सपना है 2047 में आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत का, उसको साकार करने के लिए माननीय योगी जी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ उत्तर प्रदेश को लेकर के बढ़ चुके हैं और बहुत जल्दी उस लक्ष्य को हासिल करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर पॉलिसी, और आपने जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जारी की है, वह हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं उनमें सब अधिक इंसेंटिव देने वाली आपकी पॉलिसी है, जिस कारण से अभी नोएडा में फॉक्सकॉन और HCL के द्वारा लगाया जा रहा है सेमीकंडक्टर का प्लांट। और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सबको ये आदेश है। इस कार्यक्रम के बाद सीएम योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में यूपी के कैबिनेट मंत्री सुनील कुमार शर्मा के साथ कई दिग्गज मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए। गाजियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का स्वर्ण जयंती समारोह और डेटा सेंटर की आधारशिला न केवल तकनीकी नवाचार का प्रतीक है, बल्कि उत्तर प्रदेश को विकसित भारत के सपने की ओर ले जाने का एक ऐतिहासिक कदम भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश के बरेली में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने लिलौर झील के जीर्णोद्धार कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दिया। ये पहल न केवल झील को पुनर्जन्म देगी, बल्कि क्षेत्र को पक्षी विहार के रूप में भी विकसित करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। बरेली की आंवला तहसील में स्थित लिलौर झील के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के पशुधन, दुग्ध विकास और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह ने हिस्सा लिया। उन्होंने झील के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, जिला प्रशासन के अधिकारी और स्थानीय लोग भी शामिल रहे। लिलौर झील को पक्षी विहार के रूप में विकसित करने की योजना है, जिससे ये पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। महाभारत काल के 2 पार्ट थे, एक उत्तरी पांचाल, एक दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी है क्षेत्र रामनगर, आज यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो स्थान है, और दक्षिण क्षेत्र की राजधानी हस्तिनापुर, जहाँ पर दक्षिण क्षेत्र की राजधानी रही दक्षिण पांचाल की। एक समय ऐसा आया उत्तरी पांचाल और दक्षिण पांचाल दोनों की राजधानी क्षेत्र रामनगर आंवला पे रही है। और ये आज जहाँ स्थान ये आप खड़े हो, ये यक्ष सरोवर है। युद्धेश्वर से कृष्ण यक्ष ने यहीं पर किए थे। ये झील लिलौर झील नाम से कहलाती है। यहाँ आगर सागर परबी भी होती है, पांडव लोगों ने यहाँ परबी भी ली थी। तो इस यक्ष सरोवर को आज पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए यहाँ प्रयास किया जा रहा है। इसको पक्षी विहार भी बनेगा, पर्यटन से जोड़ने का भी काम होगा, और ये नौकायन और बाकी चीजें भी यहाँ होंगी। तो ये पर्यटन के मैप पर लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी की, योगी आदित्यनाथ जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ है। इस दौरान यूपी के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, ये पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देगी। जिला प्रशासन ने झील की स्वच्छता, जल स्तर और सौंदर्यीकरण के लिए विशेष कार्य योजना तैयार की।
बरेली में लिलौज झील के जीर्णोद्धार और पौधारोपण कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय विकास की दिशा में एक नया अध्याय शुरू किया। ये पहल न केवल प्रकृति को संजोएगी बल्कि बरेली को एक नई पहचान भी देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और उधर उत्तर प्रदेश के हरदोई में मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक 7 दिन के नवजात बच्चे की चोरी हो गई। इस घटना से अस्पताल प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्चे को बरामद कर लिया और एक महिला को हिरासत में भी लिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। हरदोई मेडिकल कॉलेज के महिला अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब एक नवजात बच्चे की चोरी होने की खबर सामने आई। 19 जून को हरियावा थाना के बिलहरी गांव निवासी शिवाकांत दीक्षित की पत्नी नीति दीक्षित ने ऑपरेशन के जरिए एक नवजात बच्चे को जन्म दिया था। बच्चे को कुछ स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से चाइल्ड केयर यूनिट में रखा गया था। इसी बीच जब परिजन सो रहे थे, एक अज्ञात महिला ने बच्चे को चुरा लिया। सुबह बच्चे के गायब होने की सूचना पर अस्पताल में हड़कंप मच गया। परिजनों ने तुरंत अस्पताल प्रशासन और पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की और ऑपरेशन स्माइल के तहत 8 घंटे के भीतर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। हमारे यहाँ मिसेज यहाँ भर्ती हुई थी, 19 तारीख को जो है बच्चा बड़े ऑपरेशन से हुआ था। और उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। उसके बाद में उसके टाके दिखवाए तो वहाँ पानी हल्का निकला हुआ था। तो उसके बाद रूम उन्होंने चेंज कर दिया, दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए। और उसके बाद में रात तक हम जगते रहे रात में। उसके बाद वही 2 बजे मेरी आंख लग गई, 3 बजे उठे तो वहाँ बच्चा नहीं था। फिर उसके बाद स्टाफ में दिखाया तो उसे स्टाफ फिर लोग उठे, सो रहे थे कुछ लोग, बाहर दिखवाया कहीं मिला ही नहीं, बच्चा ढूंढवाते रहे। फिर उसके बाद कैमरा भी कहीं चल रहे कुछ है। फिर 112 पे फोन किया तो पुलिस आई, चाइल्ड वाले फोन किया है। हरदोई पुलिस ने एक निजी अस्पताल में कार्यरत एक महिला को हिरासत में लिया है, जो बच्चे को लेकर फरार हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में ये महिला मास्क पहने बच्चे को ले जाती दिखाई दे रही है। हालांकि अधिकतर कैमरे खराब होने की वजह से शुरुआती जांच में मुश्किलें सामने आई हैं। पुलिस प्रशासन ने बच्चे को परिजनों को सौंप दिया है, लेकिन लोगों ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं और मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी और सुरक्षा गार्ड्स की कमी को लेकर नाराजगी जताई है। हरदोई मेडिकल कॉलेज से नवजात बच्चे की चोरी का मामला पुलिस की त्वरित कार्रवाई से सुलझ गया, लेकिन ये घटना अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत को बताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और गोरखपुर में मानसून के दौरान बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत बल यानी एनडीआरएफ ने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह अभ्यास जिला प्रशासन और अन्य विभागों के सहयोग से किया गया, ताकि आपदा के समय राहत और बचाव कार्यों की तैयारी को परखा जा सके। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी का गोरखपुर, जो बाढ़ के लिए अति संवेदनशील जिला कहा जाता है, राष्ट्रीय आपदा राहत बल यानी एनडीआरएफ ने मानसून से पहले राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के लिए एक व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह अभ्यास राप्ती नदी के किनारे हुआ, जिसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, अग्निशमन विभाग और स्थानीय आपदा मित्रों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल में बाढ़ की स्थिति में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने, नाव पलटने की स्थिति में बचाव और राहत शिविर स्थापित करने जैसे परिदृश्यों का प्रदर्शन किया गया। जिला प्रशासन ने इस अभ्यास को आपदा प्रबंधन में समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया की क्षमता को मजबूत करने का महत्वपूर्ण कदम बताया। इस दौरान एनडीआरएफ ने अत्याधुनिक उपकरणों जैसे मोटर बोट, लाइफ जैकेट और स्क्यूबा डाइविंग गियर का उपयोग कर बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों को बाढ़ के दौरान सावधानियों और प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी जागरूक किया गया। गोरखपुर के डीएम ने अभ्यास की सराहना करते हुए कहा कि ये मॉक ड्रिल आपदा के समय हानि को कम करने में मददगार होगी। कुछ स्थानीय लोगों ने प्रशासन से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बांधों की मरम्मत और जल निकासी की बेहतर व्यवस्था की मांग भी उठाई। पूरे उत्तर प्रदेश के 118 तहसीलें जो बाढ़ के दृष्टिगत अति संवेदनशील तहसीलें हैं, उन सभी तहसीलों में राहत आयुक्त कार्यालय के दिशा निर्देश में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है बाढ़ के तैयारियों के दृष्टिगत।
जिसमें गोरखपुर जनपद की सभी 7 तहसीलों को चिन्हित किया गया है और सभी 7 तहसीलों में हमारे तहसील के एसडीएम जो कि अपने तहसील लेवल पे इंसिडेंट कमांडर होते हैं किसी भी आपदा में, उनके नेतृत्व में ये बाढ़ का मॉक ड्रिल आयोजित किया गया है। इस बाढ़ के मॉक ड्रिल में कई प्रकार के सिनारियो दिए गए थे, जिसमें कोई गांव मैरून हो जाता है बाढ़ से, वहां पे लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने का एक मॉक ड्रिल, साथ ही कहीं कोई नाव पलट गई उसमें लोगों को रेस्क्यू करने का एक अभ्यास, साथ ही बंधे में किसी प्रकार का कोई सीपेज हो गया है, कटान हो रहा है तो उससे बचाव और उसको तत्काल रेस्टोर करने के लिए एक तैयारी। इसी प्रकार के अन्य सिनारियो थे, सड़क कट गई है या फिर गांव का संपर्क टूट गया, इन सभी चीज़ों को अलग अलग सिनारियो अलग अलग तहसीलों को दिया गया है। सभी 7 तहसीलों में ये मॉक ड्रिल आयोजित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विभागों के सहयोग से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारा पीएससी का टीम, पुलिस का विभाग का टीम, स्वास्थ्य विभाग का टीम और इसके अलावा सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इन सभी के अलावा हमारे जो एनसीसी एनएसएस के कैडेट्स हैं उन सभी को भी इसमें इनवाइट किया गया है और वो भी सक्रिय सहभागिता इसमें निभा रहे हैं। और ये सभी कार्यक्रम जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में सभी तहसीलों में कराया जा रहा है। हमारा उद्देश्य ये है कि बाढ़ की तैयारियों को दृष्टिगत हम कितने प्रिपेयर हैं, हमारे इक्विपमेंट्स कितने प्रिपेयर हैं, हमारे वॉलंटियर्स कितने प्रिपेयर हैं, उन सभी का एक तैयारी देखना और साथ ही आगे आने वाली बाढ़ को दृष्टिगत रखते हुए अपने लोगों को तैयार करना। गोरखपुर में एनडीआरएफ द्वारा आयोजित बाढ़ मॉक ड्रिल ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों को और मजबूत किया है। यह अभ्यास न केवल प्रशासन की क्षमता को परखता है बल्कि स्थानीय लोगों में भी जागरूकता पैदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बिहार से दिल्ली जा रही एक टूरिस्ट बस सैफई के पास अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गई। इस भीषण दुर्घटना में 2 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा यात्री घायल हैं। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत राहत कार्य शुरू कर सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के इटावा जिले में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सैफई थाना क्षेत्र के हवेलिया गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बिहार के मधुबनी से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर टूरिस्ट बस अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए सर्विस रोड पर जा गिरी। बताया जा रहा है कि चालक को नींद की झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। बस में करीब 70 यात्री सवार थे, जिनमें से 2 यात्री नेपाल और बिहार के मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे में 50 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलते ही यूपी पुलिस और यूपीडा की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। सभी घायलों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। वहीं इटावा के डीएम एसएसपी ने घटनास्थल और अस्पताल पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आगरा लखनऊ जो एक्सप्रेसवे है उसका जब लखनऊ से आगरा की ओर चलते हैं तो 103.700 इस पॉइंट पे एक डबल डेकर बस थी जो मधुबनी से ये जा रही थी न्यू दिल्ली और जिसका जो नंबर था UP 70 HT 8668, तो वो किनारे चली गई, नीचे खंती में चली गई और जिसमें लगभग 52-55 लोग जो है सफ़र कर रहे थे। 2 लोगों की इसमें डेथ हो गई थी और बाकी 30-35 लोग मामूली चोटें थी। उनको सबको हम लोगों ने तुरंत पहुंच के पहुंचा दिया सैफई मेडिकल कॉलेज में। 2 लोगों की सीरियस है, बाकी रिलीफ रेस्क्यू सब हो गया था। अब धीरे धीरे यात्री जो अपना फर्स्ट एड के बाद अपने अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ ये भीषण हादसा सड़क सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े करता है। प्रशासन ने पीड़ितों के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उधर अयोध्या की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को पुनर्जन्म देने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के तहत प्राचीन पवित्र तालाबों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इस अभियान के तहत रामनगरी के ऐतिहासिक तालाबों को उनके मूल स्वरूप में लाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। अयोध्या
जो हिंदू धर्म में 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, अब अपनी प्राचीन धरोहर को पुनर्जन्म देने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू हुए अभियान के तहत रामनगरी के प्राचीन पवित्र तालाबों जैसे समदा झील का जीर्णोद्धार कार्य शुरू हो गया है। इस पहल का उद्देश्य न केवल इन तालाबों को उनके ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के अनुरूप संरक्षित करना है, बल्कि पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना भी है। समदा झील, जो कभी उपेक्षा का शिकार थी, अब सौंदर्यीकरण और संरक्षण कार्यों के जरिए नया जीवन पा रही है। अयोध्या में जितने भी कुंड हैं, खास करके अयोध्या धाम में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पे, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पे और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पे सभी कुंडों को पुनर्जीवित करने का, पुनरुद्धार करने का और उनके सौंदर्यीकरण का कार्य हम लोगों ने धर्मार्थ कार्य विभाग के माध्यम से लिया है। और अधिकांश जगहों पर जो कार्य है, खास करके पंचकोसी परिक्रमा मार्ग पर और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर पूर्ण भी हो चुका है और उसको हैंडओवर करने की कार्रवाई नगर निगम को यूपीबीसीएल द्वारा की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में जो भी यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, जो भी पर्यटक आएंगे, वो इन सौंदर्यीकरण के अंतर्गत लिए गए जितने भी हमारे कुंड हैं, उनका एक अच्छा अनुभव उनको देखने को मिलेगा। इस कार्यक्रम के तहत तालाबों की सफाई, गहरीकरण और आसपास हरियाली बढ़ाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। स्थानीय प्रशासन और अयोध्या शोध संस्थान के सहयोग से इन तालाबों को पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने की योजना है। सीएम योगी ने कहा कि ये प्रयास अयोध्या को विश्व की सबसे सुंदर और आत्मनिर्भर नगरी बनाने के लक्ष्य का हिस्सा है। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है, लेकिन कुछ ने तालाबों के आसपास बुनियादी सुविधाओं और रखरखाव की निरंतरता पर जोर देने की मांग की है। ये पहल राम मंदिर के निर्माण और दीपोत्सव जैसे आयोजनों के साथ अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत कर रही है। देखिए, जो अभी अयोध्या के पौराणिक कुंड थे, उन सभी कुंडों को उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने प्रयासों से उसका जीर्णोद्धार करा दिया है और हम लोग उन सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। अयोध्या नगर निगम और जिला प्रशासन मिलकर कुछ दिनों में वहाँ पे कुछ ऐसे इवेंट्स खड़ा करेगा जिससे वहाँ पे लोगों को और भी आवागमन सुनिश्चित किया जा सके, लोगों को एक वहाँ पे पौराणिकता के साथ साथ वहाँ अयोध्या की संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का दर्शन हो सके। इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। वो सारी योजनाएं भी विचाराधीन हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार का इस बात के लिए आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने अयोध्या के इन पौराणिक कुंडों का महत्व समझते हुए इसको फिर से जीर्णोद्धार किया और आज व्यवस्थित करके फिर से समाज के लिए उपलब्ध। नगर निगम ने अयोध्या में बहने वाले सभी नालों को उसकी सफाई कराई है, अच्छे से सफाई कराई गई है। जहाँ पर कहीं जल भराव की समस्या है उसके लिए हमारी टीमें अलर्ट हैं। हमारे पास हमारे मड पंप, हमारे डीजल पंप, इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट है कि कहीं अगर जल भराव की स्थिति होती भी है तो उस जल भराव को हम लोग तुरंत निकाल के उसे पानी बाहर करते हैं। अयोध्या महानगर के वासियों को पूरे प्रयास है कि इस बरसात के माध्यम से कहीं जल भराव की कोई असुविधा न आने। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से एक मात्र 50-60 घरों का मोहल्ला है जलवानपुरा, जहां पर पानी भरता था, और उन घरों के उस जल निकासी के समाधान के लिए 35 करोड़ रुपया की योजना लेकर आए। अयोध्या में प्राचीन पवित्र तालाबों का जीर्णोद्धार न केवल रामनगरी की सांस्कृतिक विरासत को पुनर्जन्म दे रहा है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक ऐतिहासिक कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।